शैलजा गुप्ता, वेरी गुड, गाजियाबाद, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, तो मैं इनामुल हक छपरा बिहार से। हाँ, छबरा, छबरा बिहार से। आपका नाम क्या? इनामुल हक। हाँ, इनामुल हक, हाँ इनामुल हक, ठीक है, वेरी गुड। आचार्य जी अपने 500 लोग जुड़ सकते हैं इसमें अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ना। ऐसे सभी को जानकारी के आचार्य लिए। आचार्य जी, ये जो क्लास चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिलेगी? ये तो लाइव में यूट्यूब की लिंक ही तो मिल रही है आपको, तो जितने बार आप चाहो सुन सकते हो ना, यूट्यूब लिंक मिलेगी आपको। ओके सर, ओके, धन्यवाद। हाँ, सभी के लिए एक जानकारी के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक अभी कुछ देर पहले अनिल भटेजा जी से मैंने आप लोग को मैंने इधर, उन्होंने मुझे प्रणाम किया था, तो वो हैं नंबर वन। मैंने यहाँ इस ग्रुप में सबसे पहले ये पेमेंट करने वाले अनिल भटेजा जी हैं। तो और उनका सबसे पहले नाम था, तो इसलिए मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छा लगा। सर आपके पुराने स्टूडेंट भी थे, सबसे पुराने। वही तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, सब लोगों को मालूम होना चाहिए ना। यहाँ, जी धन्यवाद। थैंक यू। 32 नंबर पे पेमेंट किया हो सर। समझ में नहीं आया। 32 नंबर पर मैं ये 1111 रुपये पेमेंट किया था, आप जिस समय आपका स्टार्टिंग हुआ था 32 लोग इंक्लूड हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आचार्य जी आराम करते हैं। हाँ, आराम करते हैं, अभी 12 बज गया। तो रिकॉर्डिंग करने से पहले आप जो बोलते हैं हम्म। गुरु जी का उद्घोष उसको बोलिएगा। मैं चालू करने जा रहा हूँ। म्यूट करते ही आप म्यूट हो जाएंगे, तो आपको वापस से अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, जरूर जरूर। क्षम हाँ, सभी को सप्रेम आशीर्वाद। कैमरा ऑन करो। सभी को सप्रेम आशीर्वाद। हमेशा की तरह हम अपनी प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरु जी को नमन करते हुए सत्र की शुरुआत करते हैं। युग पुरुष, धन्वंतरी स्वरूप, न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय बेहरा जी की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। हाँ, थैंक यू। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास काफ़ी डिटेल में था, थोड़ी सी थियरी ज़्यादा थी। अभी हम आज से आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये सत्र को ले जाने वाला हूँ, और उसमें हम बाकी सभी को म्यूट कर दीजिए। मैं अपने आप को अनम्यूट कर लेता हूँ। आप पहले सभी को म्यूट कर दीजिए। आप म्यूट ऑल। अभी भी आवाज़ें आ रही हैं, बाकी लोग सब अपना अपना म्यूट बंद। अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, ओम जी, पंडित जी, पंडित जी अभी साइलेंस नहीं हुआ है। महेश चौहान जी अपना, जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है, सूर्य प्रकाश जी अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज़। सूर्य प्रकाश जी, हाँ, थैंक यू। अभी भी किसी का आवाज़ है, प्लीज़।
तो हाउ टू वर्कआउट एलिमेंट्री ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, मतलब क्या, हम अलग अलग परिस्थितियों के लिए हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट किस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं, यही तो हमें इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फार्मूलास हैं और हर फार्मूला अपने में बहुत ही कारगर है, तो हमें कैसे पता चले कि किस प्रकार से सीक्वेंस बनाने चाहिए। तो इसके लिए कुछ उदाहरण के साथ मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम केवल फॉर्मूला मेमोराइज करके हम कार्य करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले एक ग्लैंड या एक ऑर्गन जो है उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उस किस ग्लैंड को कितना स्टिमुलेशन करना चाहिए और हम किस दिशा में हम काम करना चाहिए जिससे बैलेंस को हम ला सकते हैं शरीर में। हमेशा हमारी फाइनल गोल क्या है, शरीर में संतुलन लाना, होमियोस्टेसिस जिसको कहते हैं। होमियोस्टेसिस माने हर जो पैरामीटर है, ब्लड शुगर है, टेम्परेचर है, एसिड अल्कली है, इन सब को एक संतुलन में लाना है, उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। तो उसी दिशा में हमें काम करना है। इसलिए मैंने लिखा है विच डायरेक्शन वी हैव टू वर्क टू रिस्टोर बैलेंस, ठीक है, ओके। तो ये एक लास्ट क्लास का लास्ट स्लाइड था ये, तो उसमें इसकी एक छोटी सी रिवीजन कि ये जो विटामिन डी रिसेप्टर जो है वो उसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं बोलो तो प्रैक्टिकली हर सिस्टम, शरीर के हर सिस्टम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अभी तक जो हमारी सोच थी कि विटामिन डी जो है केवल हड्डियों के से संबंधित है, वो अभी 2016-17 के बाद उसमें अलग रिसर्च किया गया है, जिसका परिणाम मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि अलग अलग रिसर्च में कैसे है। और उसमें देखा गया है कि विटामिन डी हमें रिकेट्स में, ऑस्टियोपोरोसिस में और ऑटो इम्यून कंडीशंस में, फिर डायबिटीज़ में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में और हृदय की रक्षा के लिए तथा इन्फेक्शंस और मेंटल हेल्थ, इतनी सब जगह पे वो कार्य करता है। ये तो लास्ट वीक का था, उसको तो अभी हम देखेंगे। तो अलग अलग परिस्थितियों के लिए, सिनेरियो माने परिस्थितियाँ, ओके, एनवायरनमेंट, तो अलग अलग सिनेरियो के लिए हमको एलिमेंट्री ट्रीटमेंट कैसे सेलेक्ट करना है। पहले मैं प्रिंसिपल्स बताऊंगा, फिर कुछ एक्चुअल केस, एक्चुअल बीमारियों में हम कैसे कार्य करते हैं ये बताऊंगा, तो उससे आपको बहुत अच्छा ये होगा। एक मिनट, ओके। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइमरी सिम्टम क्या है और कौन सा प्राइमरी सिस्टम इन्वॉल्व है। तो मतलब क्या, कौन सा सिस्टम जो है जो ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। समझो किसी को पैर में वीकनेस है, तो हम कौन सा सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, मस्कुलर सिस्टम एवं नर्वस सिस्टम। मैंने नॉर्मली हम क्या कहेंगे, वीकनेस है तो मसल्स, केवल मसल्स के ऊपर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। वो वीकनेस में नर्वस सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर किसी को यूरिन में स्वीट स्मेलिंग यूरिन है, यूरिन में इसको बोलते हैं कीटोन, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, हमको मालूम है ये डायबिटीज़ से संबंधित है, नो डाउट, लेकिन हमको कहाँ कहाँ कौन कौन सिस्टम्स को ठीक करना है। पैनक्रियास तो है ही, उसके साथ साथ लिवर और किडनी को भी ठीक करना है, क्योंकि किडनी तो यूरिन से संबंधित है और लिवर सभी को सपोर्ट करता है। फिर डिप्रेशन, इसमें डिप्रेशन मानसिक बीमारी है तो हम ब्रेन को टच करेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए इसमें एड्रिनल ग्लैंड भी इसमें कारगर है और थायराइड भी। यानी अगर थायराइड
डिस्टर्ब हो जाता है तो भी डिप्रेशन आ जाएगा। तो ऐसे ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2, एक बार हमने सिस्टम को तो पकड़ लिया, फिर हम उसके नीचे अंतर्गत जो फिजियोलॉजी है उसको हम देखेंगे। कौन सा ऑर्गन इस फंक्शन को, जिस फंक्शन के बारे में हम सोच रहे हैं, कौन सा ऑर्गन वो उसको कंट्रोल करता है, फिर कौन सा हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर उसमें संबंधित है, और फिर कौन सा मिनरल या एंजाइम्स उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझो वीक बोन, हड्डियाँ कमज़ोर है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हार्मोन की तरफ से जाएंगे तो विटामिन डी, और उसमें मिनरल्स कौन सा इन्वॉल्व है, कैल्शियम, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हम देखेंगे, पैराथायरॉयड, लिवर और किडनी। ठीक है, तो हम अगर केवल 125 DCC पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हड्डियाँ वीक है तो 125 DCC दे दो, अकेले इससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए ही ये क्लास मैं इसलिए आपको विस्तार में ले जा रहा हूँ, ताकि आप समझेंगे कि क्यों मेरा फॉर्मूला जो है कुछ दिनों तक काम करता है, फिर ज़्यादा काम नहीं करता। तो उसका एक लक्ष्य, एक रीज़न यहाँ है कि हमने सब चीज़ें, ऑर्गन्स को हमने अपने आइडेंटिफाई किया, क्या सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स को हमने इन्वॉल्व किया है क्या, वगैरह। ओके, फिर देखेंगे वीक, फटीग माने क्या, अतीव थकान। तो अतीव थकान में क्या होता है, सबसे पहले है थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन। ठीक है, फिर एड्रिनल ग्लैंड, और फिर थकान में क्या होता है, सेल लेवल पे आपको एनर्जी कम मिलती है, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी, उसका मेटाबॉलिज्म, और उसमें मेटाबॉलिज्म शब्द आए तो उसमें थायराइड आ ही जाता है। तो ऐसे हमको ये सब चीज़ों को हमें करेक्शन करना है, और हर एक में कुछ में कम टाइम लग सकता है, कुछ में ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, फिर ये हो गया एक। फिर लेग क्रैम्प्स, आपको पता है क्या क्रैम्प्स आते हैं, तो या तो कैल्शियम या सोडियम की इससे आते हैं, कमी से आते हैं, है ना। तो उसमें ज़्यादातर आज के तारीख में ज़्यादातर कैल्शियम की कमी से आते हैं क्रैम्प्स, और उसमें कैल्शियम में हमको गुरुजी ने भी बताया है कि मैग्नीशियम बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैल्शियम के लिए। और फिर लिवर और पेट ठीक होना चाहिए, यानी हम 125 DCC देते रहेंगे, क्रैम्प्स है 125 DCC दे दो, हमने एक बार पेट ठीक कर दिया, उसके बाद पेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी थेरेपिस्ट मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, तो मैं पूछता हूँ पेट ठीक किया, हाँ सर वो तो सबसे पहले कर दिया सर, 3-4 दिन हमने पेट ठीक कर दिया, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं, कब, 2 महीने के बाद भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट ठीक करना हमारे ऑलमोस्ट एवरी 2 डेज 3 डेज करते रहना चाहिए। तो फिर आपको मालूम होना चाहिए, मैं अभी थोड़ा इसमें थोड़ा सा एलाबरेट करता हूँ। आप पूछेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि पेट ठीक है? बहुत सिंपल है, 2-3 चीज़ें पेशेंट से पूछना है। मैंने पेट ठीक है तो एक तो वो बदहजमी होगी, वो सब वो खुद बता देगा, लेकिन आपने ट्रीटमेंट दे दिया, बोला अभी मेरा डाइजेशन अच्छा है, फिर क्या और कितने दिन तक या कब दोबारा बिगड़ता है? तो आपको 2-3 चीज़ें पूछनी चाहिए। आपकी नींद कैसी है, आपकी भूख प्यास कैसी है, आपके शरीर में एनर्जी कैसा लगता है, क्या आप काम करते समय आपको अच्छा जोश है क्या? तो ये 3 में से 1 या 2 अगर कम हो जाए, समझ लेना दोबारा आपको पेट ठीक करना है। नींद, भूख प्यास और एनर्जी, सिंपल है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बट इसको रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोटोकॉल में जोड़ दीजिए, यही बात है। अनेक लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे ये सब चीज़ ध्यान देते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं। तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको 10 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है,
इवन 1 साल 1 दिन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर ये चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके। अभी और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिकल फार्मूलाज के साथ मैं आपको दूंगा ताकि आपको मैंने अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, चेक द पेन पॉइंट्स। ये है शरीर की क्लूज। हर शरीर हर दिन एक जैसा पेन पॉइंट नहीं रहते, बीमारी चाहे कुछ भी हो, पेन पॉइंट्स बदलनी चाहिए और बदलते रहते हैं। और इसमें आप सबको पता है कि मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के टॉपिक में, न्यू स्टार ट्रीटमेंट्स के टॉपिक में मैंने लिखा हुआ है कि पेन पॉइंट्स का महत्व क्या है, कैसे देखना है वगैरह, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो है शरीर की असलियत, पेन पॉइंट्स फ्रॉम द बॉडी, उसको हर रोज फॉलो करना है। ये नहीं कि एक बार लिख दिया और फिर उसके बाद भूल गए, नहीं, हर रोज पेन पॉइंट्स चेक करना है। खास तौर से जो फार्मूला आप दे रहे हैं उस फार्मूला के जो ऑर्गन्स हैं, पैन, गॉल, स्प्लीन, लिवर, जो भी है, उसमें बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट पेन पॉइंट चेक करना, आप इसको अनिवार्य समझिए, फिर आप अनसक्सेसफुल होंगे ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, आपको ये पेन पॉइंट्स, गुरुजी ने शुरू किया था पेन पॉइंट से ही, और यही उनका धरोहर है, उनकी धरोहर थी पेन पॉइंट। और ये पेन पॉइंट तो गुरुजी के यूनिक हैं। हाँ, हालांकि एलोपैथी में भी कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे अश्विनी कुमार जी आप म्यूट हो जाइए। अश्विनी कुमार जी आप म्यूट हो जाइए। यार, मुझे म्यूट करने के बटन मेरे पास भी होना चाहिए था। हाँ, तो सॉरी, क्या होता है, ऐसे सब कोई थोड़ा सा ये हो जाता है तो फिर ट्रैक से निकल जाता है। हाँ, जो मैं बोलता हूँ ना, मैं याद करके रट्टा मार के नहीं बोल रहा हूँ, ये गुरुजी बोल रहे हैं और आप लोग सब गुरुजी के सानिध्य के सामने बैठे हैं, और आप लोगों को अपनी डिसिप्लिन, पर्सनल डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी सर, गलती हो गई, ये कहना तो बहुत आसान है, बट ऐसे मत कर प्लीज़। ठीक है, तो अभी मैं आगे जाता हूँ। पेन पॉइंट्स, क्लूज फ्रॉम द बॉडी। पेन at elementary pain points helps to fine tune the treatment। जैसे मैं बात कर रहा था कि हमने लिखा हुआ है न्यू स्टार मॉडिफाइड में कि पेन पॉइंट्स का महत्व क्या है, बिफोर एंड आफ्टर पेन पॉइंट लिखने का महत्व क्या है, कि वो पेशेंट को भी पता चलेगा कि आप उसके सामने आप दिखा रहे हैं। आप पहले इतना ज़्यादा पेन था, 4 नंबर का पेन था, ट्रीटमेंट के बाद 2 नंबर का पेन हो गया, आप उसके सामने पूछ के लिख रहे हैं या दिखा रहे हैं उसको, तो उसको थेरेपी के ऊपर इतना विश्वास आ जाएगा। कोई गोली ऐसी काम नहीं करती कि आपने गोली खाया और तुरंत वो पेन निकल गया, नॉट पॉसिबल। हाँ, टाइम लगेगा, रक्त के अंदर जाके उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे पेन पॉइंट से नहीं है। हमने पैन का पॉइंट दिया तो पैन का पॉइंट में दो नंबर उसमें दर्द कम होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये समझ लेना। और एक बात है कि पूरे फार्मूला देने के बाद ही पेन पॉइंट को चेक करना है, ये भी एक बात है। आपने 2-4 समझो, आपका फार्मूला में 3-4 लाइन है ना, रोमन 1 रोमन 2 ऐसे, मल्टी एपरिन में 6-7 लाइन है, तो उसमें आप केवल हर लाइन के एंड में चेक मत करें, क्योंकि जैसे ही हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं, गुरु इसमें शरीर के ऊपर देते हैं, तो तुरंत ही उसमें एसिड, एल्कली सब कुछ अपने आप रीएडजस्ट कर लेता है। मैं नहीं बोलूँगा कि उथल पुथल या गड़बड़ करता है, वो रीएडजस्ट होता है। और रीएडजस्ट करके शरीर, क्योंकि हमारा शरीर डायनेमिक है, डायनेमिक माने बदलते हुए
शरीर है, तो इसलिए हमको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो पूरे 4, 5, 6, 7 जितने भी लाइन है, पूरा एक फार्मूला, एक सेट जो है, उस ट्रीटमेंट का सेट, वो देने के बाद चेक करो और लिखो, तो फिर बहुत रिजल्ट्स आएंगे अच्छे। न्यूरोथेरेपी के ऊपर विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या सोचते हैं, कहीं इधर दबाता है उधर दबाता है, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन विश्वास नहीं बैठता, क्योंकि हमने वो सब चीज़ नहीं किया जो गुरुजी ने हमें सिखाया। मैंने पूरे तरफ से न्यूरोथेरेपी वेद में आप सबको पता है, जो आप लोग भी पढ़ने वाले हैं अभी मेरे साथ, हर पेज में एक एक रत्न छुपा हुआ है, मे भी 10 रत्न छुपे हुए हैं, ठीक है। और वो सब मैं धीरे धीरे करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी पहला पेन एट म्यूकस जीरो, मैंने कुछ उदाहरण है। पेन एट म्यूकस जीरो माने मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रीनल ओवरलोड। रीनल ओवरलोड माने कि किडनी ओवरलोड हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। आपको सभी को पता होगा 2 प्रकार के एसिडोसिस होते हैं, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो किडनी से संबंधित है, और एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो लंग्स से संबंधित है। रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम इन दर्दों से पता चलता है, लेफ्ट फोर्थ और राइट फोर्थ, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को दर्शाते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस लिवर जीरो, म्यूकस जीरो के दर्द से पता चलता है। तो समझ लेना, जब कोई एसिडिक है तो आपको समझ लेना कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इसको चेक करना पहले। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को दिखाएगा, फिर लिवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करना, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को दिखाएगा। तो इससे आपको कौन कौन से पॉइंट्स देने हैं वो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर पैन में दर्द है, अनेक लोगों में है, तो उसमें इसका मतलब है इंसुलिन इम्बैलेंस। एक उदाहरण, ठीक। थायराइड में दर्द, अच्छा अब थायराइड का दर्द नहीं होता, लेकिन ये जगह जो है, मैंने इसका दर्द का पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझेंगे ये दोनों साइड का यहाँ का ये जो है, ये बराबर फीलिंग होना चाहिए। अक्सर जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत है, उनमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कड़कपन होता है, राइट साइड ये नरम होता है, लेफ्ट साइड में कड़कपन होता है। हाथ लगा के देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अच्छा, आप बोलेंगे सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ। नहीं, इसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब कोई पेशेंट थायराइड के रिपोर्ट लेके आए, मैंने आपको ट्रेनिंग करना है, कैसे करना है ट्रेनिंग। और ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आउट ऑफ द टॉपिक है, गुरुजी बोल रहे हैं अभी आप लोगों को, समझे कि नहीं। ये मैंने सोचा ही नहीं कि ये सब मैं बोलूँगा, मैं सोचता नहीं हूँ, गुरुजी बोलते हैं। तो ये समझ लेना, थायराइड का जो है पेन पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ से हम समझ सकते हैं। और इसका हमने एक बार आश्रम में एक एक्सीडेंट भी किया था, उस बैच के स्टूडेंट्स को याद रहेगा। क्या है कि हमने बोला था, अनेक लोगों को सुबह सुबह योगा का क्लास होता था, तो अनेक लोग वो हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उंगलियां ठंडे रहते हैं, और अनेक लोग क्लास में आते समय शॉल वगैरह पहन के आते थे, क्योंकि ठंडी लगती है। सूर्यमाल आश्रम एकदम बहुत ठंडी जगह है, मैंने अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं। तो वो मैं बोलता था, जो लोग वो मैंने ये पहनते थे, शॉल पहन के आए थे, मैं बोला अच्छा चल इधर आ, और इधर ऐसे हाथ को ऐसे रखना, ये देखो ये फ्लैट है, हाथ को ऐसे रखना, इसको ऐसे लगाओ और हल्का सा इसको हिलाओ, तो हिलाने से वो पता चले आ आ आ करेगा वो, कोई बात नहीं हिलाते रहे। या मैं कभी कभी मैं ही खुद हिला देता था, तो बोलूँगा ऐसे ऐसे हिलाते रहे, मैक्सिमम 30 सेकेंड, 45 सेकेंड बहुत ज़्यादा। वो शॉल फेंक देगा, बोल गुरुजी शरीर गर्म हो गया। बहुत सिंपल है,
लेफ्ट साइड में हीटर है, राइट साइड में कूलर है हमारे शरीर के अंदर। ओके, तो थायराइड का इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि थायराइड के कोई पेन पॉइंट नहीं है, लेकिन इससे आपको इजीली पता चलेगा। ये सब आप प्रैक्टिस करिए, ये सब आप सीखिए। सबसे पहले जिसको हाइपोथायराइड के फॉर्म ये मैंने रिपोर्ट है उनमें उनको देख लीजिए, और फिर अनेक लोगों में उनमें हाथ भी ठंडे रहेंगे। आप ऐसे करके 2-3 मिनट कर दीजिए, इसमें पूरा ये थायराइड ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा करके दिखाओ। और जैसे वो बोलेगा हाँ मेरे हाथ में गर्मी आ गई, बोलो ये न्यूरोथेरेपी का कमाल है, ये गुरुजी का कमाल है, गुरुजी का कमाल है। हमेशा ये शब्द यूज करो, ये गुरुजी का कमाल है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप हमेशा गुरुजी को ध्यान करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है, बहुत बार कहा है, मेरे पीछे हरि खड़ा है और मैं आपके पीछे खड़ा हूं। तो कब खड़े रहेंगे? जब आप उनको ध्यान करेंगे तभी ना खड़े होंगे। वैसे तो 24 घंटे हमारे सामने हैं इधर, बट हमें ध्यान करना चाहिए ना। तो ऐसे आप करो, तो फिर आपके थायराइड का पेशेंट के ऊपर पहले टेस्ट कर लिया, आपको पता चल गया। फिर जिसको भी आप हाथ लगाएंगे, जहां आपको लगता है डायबिटीज का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, इन तीनों में थायराइड कम काम करता है। इन तीनों पेशेंट में आप ऐसे करके देखो और बोलो आपको तो थायराइड की प्रॉब्लम है, चेक करो। वो बोलेगा मैंने 2 साल पहले रिपोर्ट लिया था, नहीं आया, कोई बात नहीं, आप अभी चाहो तो अभी चेक कर लो। और कभी कभी रिपोर्ट बहुत देर के बाद आता है। मैंने रिपोर्ट में जो गड़बड़ी दिखेगी, हाइपोथायराइड में क्या होता है, T3 T4 TSH, T3 T4 कम या TSH और TSH ज़्यादा, उसी को बोलते हैं हाइपोथायराइड। ठीक है, लेकिन अनेक लोगों में हमने देखा हुआ है कि अनेक लोगों में T3 T4 नॉर्मल है, लेकिन TSH ज़्यादा है। ओके, TSH ज़्यादा का मतलब नॉर्मली हाइपोथायराइड होना चाहिए, लेकिन T3 T4 नॉर्मल है तो उसको हाइपोथायराइड नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे हाइपर TSH। तो उन सब के लिए वो लोग उन सबको भी थायराइड की गोली देते हैं। आपको थायराइड की गोली की, उनको थायराइड की गोली की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो देते क्यों हैं? क्योंकि वो देते 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 उनका थायराइड जो नेचुरल काम कर रहा है वो बंद हो जाएगा और फिर वो थायराइड के अधीन हो जाएंगे। बट हाइपर TSH है, तो हाइपर मतलब क्या, 2-6 पहले देना है। और इसमें क्या है, फीडबैक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एक अंजाइना ट्रीटमेंट दे दो ऐसे व्यक्तियों को, बस 2-6 अंजाइना ट्रीटमेंट ऐसे व्यक्तियों को देना है जिनका T3 T4 नॉर्मल है और TSH ज़्यादा है। तो ये भी हम थायराइड के ऊपर, थायराइड स्लगिशनेस, तो थायराइड में तो अभी क्या है, लेफ्ट साइड में ये प्रॉब्लम है तो वो हाइपोथायराइड है, राइट साइड में प्रॉब्लम है तो हाइपर थायराइड है। बड़ा सिंपल है, आप रिपोर्ट निकलवा सकते हो। और रिपोर्ट में तो जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट में पहले नहीं आएगा तो भी आपको पता है कि यहाँ राज है, उनके शरीर का राज आपको पता है। ओके, तो हम एलिमेंट्री में हम क्या करते हैं, रीजन के सेंसिटिविटी को फंक्शनल डिस्टर्बेंस के साथ को रिलेट करते हैं। ठीक है, ओके, अभी देखेंगे नेक्स्ट। तो ये हो गया स्टेप 3। ठीक है, चेक पेन पॉइंट्स एंड क्लूज फ्रॉम द बॉडी। अभी स्टेप 4, कौन सा जोन में हमको ट्रीटमेंट देना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे हम सिस्टमैटिकली जा रहे हैं। स्टेप 4 में हम देखेंगे की ट्रीटमेंट जोन्स क्या है, कौन सा जोन्स जो है स्पेसिफिक जो इन ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यही न्यूरोथेरेपी का साइंस जो है फिजियोलॉजी के साथ जुड़ता है और यही आप लोगों को सीखना है। ठीक है, तो इसमें समझो कुछ उदाहरण। लिवर तो हम क्या क्या लिवर देते हैं, 1 पॉइंट लिवर, 1 लिवर 3 पॉइंट्स या 1 पॉइंट लिवर तो 6 पॉइंट्स। तो इनमें जैसे ज़रूरत के अनुसार हम देंगे, फार्मूलास में मैं आपको दिखाऊंगा।
कि कैसे कैसे हम दे सकते हैं। फिर पैनक्रियास, उसमें नॉर्मली 10 पैन, 8 पैन, 4 पैन, 2 पैन, ये भी ज़रूरत के अनुसार। और आपको पता है कि ये सब हर पैनक्रियास क्या काम करता है। फिर थायराइड में हम ज़्यादातर 2 थायराइड या 4 थायराइड देते हैं, आजकल 1 थायराइड भी देते हैं। ठीक है, वैसे एड्रिनल में ज़्यादातर हम 6 ADR, 2 ADR, ऑफ कोर्स कुछ लोगों में 4 ADR भी देते हैं ग्लूकागॉन के लिए, और कभी कभी 1 ADR भी देते हैं। ओके, वो भी एक ओके। फिर नॉर्मली मेडुलास में तो कोई भी मेडुला है वो अपने अपने जगह के लिए हम देते हैं। 1 से 12 मेडुला तक तो आपको पता है क्रेनियल नर्व्स के लिए है। तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए होता है, तो ये मेडुला रीजन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए ये 4, 6, 10, 15, 20, 30 मेडुला ज़रूरत के अनुसार देते हैं। तो ये सब मैं इसको क्या कहता हूँ कि जैसे आप एक सर्जन हो, आप एक ऑपरेशन करने वाले हो, लेकिन ये ऑपरेशन में हम चाकू नहीं यूज़ करते, लेकिन जैसे सर्जन खुद नहीं करेगा तो उसके असिस्टेंट करेगी। क्या क्या आज के ऑपरेशन के लिए क्या क्या औजार निकाल के रखना चाहिए जो ऑपरेशन के अंदर यूज़फुल होगा। ये नहीं कि ऑपरेशन के बीच में ये ढूंढो वो ढूंढो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वैसे कौन कौन से औजार हमारे लिए क्या औजार है, ये सब फार्मूलास हैं, मैंने ये सब पॉइंट्स हैं, ट्रीटमेंट पॉइंट्स हैं, उससे हमें अभी फार्मूला बनानी है। अभी तक तो आसान लग रहा है ना, क्योंकि मैं आपको धीरे 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 करके गहरे पानी में ले जा रहा हूँ। ठीक है, और गहरे पानी में हैंड होल्डिंग आपके साथ रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या है, स्टमक डाइजेशन। स्टमक डाइजेशन ये हम क्या नॉर्मली CNNS गैस ये देते हैं, कोडाइक्विना प्लस भी दे सकते हैं, या डाइजेशन एब्जॉर्प्शन फार्मूला, मैंने नॉर्मल है नॉर्मल का दूसरा नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फार्मूला, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये सब कोई भी ज़रूरत है जैसे ज़रूरत है देते हैं, और उसमें भी गैस जिनकी ज़्यादा बनती है उसके लिए गैस का सेट अलग है इत्यादि। फिर किडनी फिल्ट्रेशन के लिए ज़्यादातर हम 3 वाला किडनी क्लियर यूज़ करते हैं, 3 लिवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 चेस्ट ओनली, 10 राउंड एरो। और किडनी क्लियर फार्मूला में कैसे कैसे हम मैंने बदल सकते हैं, इसको आप 125 DCC फार्मूला के 3-4 उदाहरण से आप समझ सकते हैं, और किडनी क्लियर फार्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये सब करने के बाद ये सिस्टमिक और लोकल अप्रोच को इंटीग्रेट करो, यानी कभी कभी 2 या ज़्यादा सिस्टम को बैलेंस करना चाहिए। उदाहरण, आपने पैनक्रियास को भी देना है, लिवर भी लेना है, ADR भी लेना है, तो ब्लड शुगर के लिए हम ये सब देंगे, 10 पैन इंटू 3, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 और 6 ADR। ठीक है, तो फिर ये मेंस्ट्रुअल या PCOD, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या PCOD, उसमें ये फार्मूला तो आपको पता है, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 8 पैन, 12 लिवर, 6 ADR। ये बहुत सिंपल फार्मूला, बहुत अच्छा फार्मूला है ये। फिर क्रैम्प्स के लिए हम 125 DCC देते हैं या 2 ADR देते हैं। तो ये कैल्शियम के क्रैम्प्स के लिए, ये सोडियम के क्रैम्प्स के लिए। तो ये जो है ऐसे हम सबको इंटीग्रेट करते हैं। इससे क्या होता है, हम केवल सिम्टम्स को टारगेट नहीं करते, हम पूरे होमियोस्टेसिस को हम रिस्टोर करते हैं, वापस लाते हैं। होमियोस्टेसिस को वापस लाना, यही हमारे पेन पॉइंट्स भी करते हैं, यही हमारे फार्मूलास भी करते हैं, और ऐसे ही आपको याद रखना चाहिए। तो केवल सिम्टम को दबाते नहीं हम लोग। ठीक है, ओके। सो फिर कुछ सपोर्टिव फार्मूलास की भी ज़रूरत होती है, उसको भी ऐड करो। एसिड फार्मूला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मैंने बोला ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस किडनी से संबंधित है, उसमें एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला ज़्यादा चलेगा, क्योंकि उसमें म्यूकस 0 पॉइंट है, एसिड पॉइंट है।
फिर डाइजेशन और इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए CNNS गैस ऑल 3 साइड्स या कॉडाइक्विना प्लस ये डाइजेशन इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर गैस का सेट भी है, वो भी इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रॉ मटेरियल बनाने के लिए UDF डाइजेशन अब्जॉर्प्शन फार्मूला, यानी नॉर्मल एज ए नॉर्मल या फास्ट एज ए नॉर्मल, ठीक है, ये रॉ मटेरियल ग्लैंड्स के रॉ मटेरियल के लिए। और फिर सर्कुलेशन और ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए P हेपरिन 6-ADR। फिर कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन D एक्टिवेशन के लिए सबको पता है 125 DCC फार्मूला। और नर्व वीकनेस विटामिन B12 नियासिन फोलिक थायमिन, इन सब की कमी, ये गुरुजी की ही एक मैंने बहुत उम्दा जो है ऑब्जर्वेशन है। कोई नर्व की वीकनेस है तो सबसे उसमें क्या होगा, जलन होगी ज़्यादातर। तो जलन शरीर में हाथों में उंगलियों में जलन हो तो वो समझ लेना वो नर्व की वीकनेस है। और ये हमारे लिए इसमें 4 विटामिन हैं, B12 नियासिन फोलिक थायमिन। इन पेन पॉइंट्स को चेक करो, इसको ठीक करो, नर्व वीकनेस कम हो जाएगी। और उसमें लार्ज फोलिक ब्लैक बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी, आपको पता है बहुत लोग बात कर रहे हैं। मैंने 2019 में जब कोविड का शुरू हुआ था, उस समय मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था कि 2 प्रकार के फार्मूलास होते हैं। एक है डिपॉजिट वाले फार्मूला जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है, और दूसरा है विड्रॉयल वाले फार्मूला, यानी जिसमें शरीर को एनर्जी मिलते मिलते इतने ग्लैंड्स और ऑर्गन्स ज़्यादा काम करने लगते हैं कि शरीर को वो शरीर की एनर्जी को निकाल देते हैं। उनमें से ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन, एक मिनट, ओके, ये 125 DCC फार्मूला और लार्ज फोलिक ब्लैक फार्मूला, याद रखना ये दोनों फार्मूला बहुत कारगर हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। यानी जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो ज़्यादा वीक हैं, उनमें ये फार्मूला रोज़ रोज़ या सप्ताह में 2 बार 1 बार नहीं देना चाहिए, 10 दिन में 1 बार दो। लेकिन विथड्रॉयल वाला फार्मूला ही इन दोनों में ही ये प्रॉब्लम है। डिपॉजिट वाला फार्मूला आप ज़्यादा दे सकते हैं, रोज़ कॉडाइक्विना प्लस दो, रोज़ टोफिंगर वगैरह दे दो, वो सब अच्छे हैं, वो डिपॉजिट करेंगे। फिर एक दिन विथड्रॉयल फार्मूला दे दो, कोई भी एक। इसलिए ये सब जो है गुरुजी ने इन सबको जीन्स चेंज के अंदर रखा है, जो सब स्ट्रॉन्ग फार्मूलास हैं, ठीक है, बहुत बहुत कारगर हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपने कैल्शियम का फार्मूला दिया, हर अंग को कैल्शियम की ज़रूरत है, हर मसल को कैल्शियम की ज़रूरत है। तो जैसे ही सबको मिलेगा, वो जैसे राशन का दुकान है, राशन की दुकान में अनेक लोग खड़े हैं, तो जैसे ही सब लोगों को मिल जाएगा, सब लोग जाके अच्छे काम करने लगेंगे, और जो अच्छे काम कर लेंगे तो शरीर की एनर्जी खपत हो जाएगी। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ विथड्रॉयल वाला फार्मूला, समझे कि नहीं? ओके, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, 6-7 एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूँ। 6-7 अलग अलग बीमारियाँ हैं, उन सब में हमारा यही सिस्टम में देखने वाला, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। इन 7 बीमारियों को तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इनमें जो फार्मूलास मैं दिया हूँ, ये नहीं कि यही आखिरी फार्मूला है, और भी फार्मूलास हो सकते हैं। हमने आपको एक बनाने के लिए एक नमूना दिया है, उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। पेशेंट के पेन पॉइंट्स के अनुसार वगैरह बदलना तो होगा। ओके, तो अभी हम हाइपोथायरॉयडिज्म यानी लो थायराइड फंक्शन, फिर मैं एक बार याद दिलाता हूँ, T3 T4 कम और TSH ज़्यादा, उसी को हाइपोथायरॉयड समझना चाहिए। अगर T3 T4 नॉर्मल है और TSH ज़्यादा है, उसको हम हाइपर TSH कहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकल डिपार्टमेंट में ऐसा शब्द नहीं है।
हालांकि वही होना चाहिए, ये हाइपर TSH है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे वो दूसरी। तो अभी हम क्लासिक लो थायराइड फंक्शन T3 T4 कम TSH ज़्यादा, उसके लिए क्या है, मेन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम आपको पता है, यानी थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, ओके। फिर इसका फिजियोलॉजी क्या है, ये थायराइड हार्मोन T3 T4 ही मेटाबॉलिज्म और एनर्जी दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, फटीग थकान होगी, वेट गेन होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हाथ पैर ठंडे और लो मूड की। तो मैंने इतने सारी चीज़ों को हम देखने से ही बताएंगे, आपको समझ में आ गया ये थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, और इधर आपको कोरिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका T3 T4 ये थायराइड हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वही स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है TSH। याद रखना, थायराइड मैंने कोई भी ग्रंथि अपने आप कार्य नहीं करेगा जब तक उसका बॉस जो है उसको ऑर्डर नहीं देगा। हालांकि हमारा सौभाग्य अच्छा है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड 6 ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को आदेश कौन देता है, पीनियल ग्लैंड। इसी से वो हाइपोथायराइड का जो क्लासिक फार्मूला है उससे बना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर थायराइड ग्लैंड, फिर एड्रिनल एंड लिवर। ये लिवर क्या करता है, कन्वर्शन करता है, फीडबैक करता है, फीडबैक के अनुसार। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमको देखना है, ओके। तो अभी स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, मेन सिस्टम और फिजियोलॉजी। अभी स्टेप 3 क्या है, कौन कौन से ट्रीटमेंट जोन्स में हमको कौन कौन सा फॉर्मूला क्या क्या देखना है, ओके। तो इसमें हम पीनियल ग्लैंड के लिए हम क्या देंगे, आपको पता है, हाफ कुंडली 40 सेकेंड। फिर हाइपोथैलेमस द्वारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टोन को बैलेंस करना, मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करना, उसके लिए हम 4 से 6 मेडुला देंगे, ओके। फिर थायराइड पी से हम एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर TSH देंगे। ये फार्मूला बहुत कॉमन है, आप लोग को पता ही है हाइपोथायराइड का फार्मूला, ठीक है। तो फिर भी उसका लॉजिक समझना चाहिए, तब फार्मूला हमारे पास हमारे दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाएगा। फिर 4 थायराइड, क्योंकि हम TSH बनेंगे तो इमीडिएटली थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, वो क्या बनेगा, T3 T4। लेकिन कभी कभी क्या है, थायराइड ग्लैंड इधर इधर बहुत टाइट है इस जगह, तो वो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा। हमने थायराइड पी दे दिया, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ने अपना ऑर्डर निकाल दिया TSH, लेकिन वो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ के मसल बहुत टाइट हैं। तो इसीलिए हम थायराइड 4 थायराइड देते हैं। फिर एड्रिनल थायराइड एक्सिस को सपोर्ट करने के लिए 6 एरिया। तो इससे एक थोड़ा सा हटकर मैंने एक फार्मूला बनाया है, ओके। ये है हाफ कुंडली 40 सेकेंड, फिर 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड और 6 एडीआर। ये एडीआर इसलिए कि यहाँ भी थायराइड जो है वो थोड़ा सा स्लगिश है, तो इन्फ्लेमेशन वगैरह आसानी से शरीर में आ जाते हैं, तो उसके लिए एडीआर। अदरवाइज हमारा क्लासिक हाइपोथायराइड फार्मूला क्या होता था, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड। तो उसमें 6 एडीआर ऐड किया है, ठीक है। और आपको बताता हूँ, आप बोलेंगे एडीआर किसको देना है किसको नहीं देना है, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, उसके लिए भी गुरुजी ने एक तरकीब बताया है हमें। क्या है, 6 एडीआर किसको इमीडिएटली कंट्रोल करेगा, म्यूकस को कंट्रोल करेगा। म्यूकस का दर्द किधर है, लेफ्ट साइड, नाभि के लेफ्ट साइड में म्यूकस का दर्द है, सबको पता है। राइट साइड में लिवर का दर्द है, लेफ्ट साइड में म्यूकस का दर्द है। तो आप सिर्फ वहाँ टच करके देखो, जिसको लेफ्ट साइड में हाथ भी नहीं लगा सकते या बहुत कड़क है, उसको एडीआर की ज़रूरत है। जैसे ही आप 6 एडीआर देंगे, वो बोलेगा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इधर। अब दोबारा हाथ लगा के देखोगे, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अजय गांधी जी से मेरी एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि उनको एक गुरुजी का ही ट्रीटमेंट है, उसको उन्होंने फॉलो किया है, कि बोला कि इससे हाइपोथायराइड में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और वो फार्मूला क्या है, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लिवर, 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 6 ट्रीटमेंट्स, 6 ट्रीटमेंट्स। और पॉइंट लिख दिया, यानी हर बार जगह बदलना है। पॉइंट गॉल,
पॉइंट लीवर कितना सिंपल ट्रीटमेंट है, पॉइंट म्यूकस। और ये कौन सा फार्मूला है? न्यूट्रल फार्मूला विदाउट पैन, विदाउट स्प्लीन, सॉरी, न्यूट्रल फार्मूला विदाउट स्प्लीन। तो स्प्लीन को क्यों ब्लॉक किया या क्यों नहीं दिया? क्योंकि अनेक लोगों में ऑटो इम्यूनिटी भी हो सकती है, तो उसको सेफली प्ले करो सर। ये फार्मूला सभी के लिए यूजफुल बन गया। पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर, पॉइंट म्यूकस, माइल्ड न्यूट्रल, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग दे सकते हैं, जिसको भी दे सकते हैं, जिसको यहाँ दर्द है, ठीक है, आप देख सकते हैं, या जिसको हाइपोथायराइड है उसके लिए। और उस हाइपोथायराइड के लिए उन्होंने एक पैकेज बताया मुझे, बहुत बढ़िया पैकेज है। क्या है? 6 दिन के लिए ये ट्रीटमेंट मिनिमम देना चाहिए। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, यही ट्रीटमेंट। पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर, पॉइंट म्यूकस इंटू 6 ट्रीटमेंट। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, और उसी दिन आफ्टर ब्रेकफास्ट 1.5 घंटे के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट 1.5 घंटे के बाद, आफ्टर लंच 1.5 घंटे के बाद, आफ्टर डिनर 1.5 घंटे के बाद, यही फार्मूला दे दो। बोलते कि 6 दिन में आप दोबारा आप थायराइड का ये निकाल के देख लीजिए पैरामीटर्स, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बोले कि इसके बाद आप 90 डेज इसी को कंटिन्यू कीजिए, इवन आफ्टर वाला देने की ज़रूरत नहीं, बिफोर वाला दिया तो भी चलेगा। 90 डेज़ के बाद, यानी टोटल 96 डेज़ के बाद आप देखिए कि आपका थायराइड का रिजल्ट क्या है, कमाल है। तो आप लोग सभी कर सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइल्ड न्यूट्रल। ओके, नाउ तो ये हो गया तुम्हारा की ट्रीटमेंट जोन, और ये हो गया आपका फार्मूला। और इधर सपोर्टिव फार्मूला क्या क्या है, क्योंकि थायराइड के लिए हमेशा ये पेट ठीक रहना जरूरी है। तो CNNS गैस ऑल 3 साइड्स, या कोडाइक्विना प्लस, या UDF, या इसी को हम अब बारी बारी से दे सकते हैं। UDF तो वो बता देगा, UDF आ रहा है तो वो बता देगा। और ये सब किस लिए चाहिए? डाइजेशन के लिए, आयोडीन अब्जॉर्प्शन के लिए, सेलेनियम अब्जॉर्प्शन के लिए। ये सब जो है वो इसमें हाइपोथायराइडिज्म में ये सब कम काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें होना। फिर P हेपरिन 6 ADR सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और हमेशा सपोर्ट के लिए 1 पॉइंट लीवर। और लीवर क्या करता है? T4 to T3 कन्वर्शन लीवर में ही होता है, T4 से T3। T3 जो है वो बहुत माने बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मूला, ये पॉइंट है T3 हार्मोन थायराइड का। तो उसको शरीर में ज़्यादातर T4 के रूप में ही रखा जाता है, और जब ज़रूरत है वो लीवर में कन्वर्ट किया जाता है। तो किसी का T4 नॉर्मल है, T3 कम है, TSH भी कम है, समझो वो हाइपोथायराइड बोले ना। लेकिन इसमें T4 नॉर्मल है, T3 और TSH ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो आपको ट्रीटमेंट सब देने के बाद क्या करना है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आपको क्या जाना, ये T4 to T3 कन्वर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए T4 हाई है, नॉर्मली उससे हाई भी होता है कभी कभी। तो उसको हमको क्या करना है? 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देना है, सिंपल। 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देते जाओ, T4 to T3 कन्वर्शन हो जाएगा, फिर दोनों बैलेंस आ जाएंगे। तो जब T3 लो है और T4 नॉर्मल या थोड़ा ज़्यादा है, 1 पॉइंट लीवर मस्ट है। और उसका लॉजिक क्या है? improves conversion of T4 to T3 in the liver। ये फिजियोलॉजी में ये लॉजिक है। तो ओके, तो अभी जो है ये सब करने से क्या होगा? धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगेगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, एनर्जी अच्छी होगी, मेंटल अलर्टनेस अच्छा होगा। बस हमने हाइपोथायराइडिज्म को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मैंने एक बीमारी पे 7 बीमारी है मेरे पास। अच्छा, एक बीमारी पे इतना टाइम लग गया, बट एनीवे मुझे हमेशा मैंने ठूसना अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे जाओ, आराम से सीखो, ठीक है। अभी एक और बीमारी के साथ हम आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। दूसरी बीमारी क्या है? बहुत कॉमन बीमारी है, लेग क्रैम्प्स, पैरों में खिंचाव। तो इसमें क्या है? सिस्टम नॉर्मली क्रैम्प का मतलब मसल्स है, मसल्स के साथ क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मैंने बोला ना कि जब भी कोई मसल्स काम करना है उसमें
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों के मैंने तालमेल होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी कम ज़्यादा हो गया, ज़्यादातर कैल्शियम कम होता है, कुछ लोगों में सोडियम कम हो जाता है, कुछ लोगों में दोनों में भी हो सकता है। तो वो सब हमको इन सबको ठीक करना है, मस्कुलर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर स्टेप 2 फिजियोलॉजी, उसमें क्या है, मसल्स को क्या चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चारों चाहिए। मसल ठीक तरीके से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना है तो उनको ये चार ये क्या है, मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, 4 इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। और फिर इनका मैंने ये बाइंडिंग कहाँ से होता है, लीवर और स्टमक में। स्टमक इसको ये करता है, एब्जॉर्ब कराता है, लीवर जाके स्टोर करता है। अभी क्या क्या ट्रीटमेंट जोन क्या होंगे, पहले CNS गैस ऑल 3 साइड्स, किस लिए, इंट्रिंसिक फैक्टर और मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन, ये आपको सबको पता ही है। okay. फिर 3 कॉल 7 लीवर, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइंडिंग के लिए। ओके, फिर 125 DC फार्मूला आपको पता है। हाँ, ये मैंने लिखा भी है इसमें, शायद क्वेश्चन बैंक में, कि जब आप 125 DCC फार्मूला देंगे वो तो केवल कैल्शियम के लिए कार्य करेगा। जब मैंने उससे पहले 3 कॉल 7 लीवर चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर हम CNS गैस ऑल 3 साइड दे देंगे, या गैस ओनली भी दे देंगे, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट्स या 6 गैस ओनली, जो भी हम देंगे, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा, B12 को भी अब्जॉर्प्शन करेगा, B12 को रादर प्रोटेक्ट करके ईलियम तक ले जाके छोड़ेगा, तो हमें डबल एडवांटेज आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये दिया गया है। ओके, फिर सोडियम डिफिशियंसी है तो 2 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट देंगे, पोटेशियम डिफिशियंसी है तो 6 राइट ओवरी इंटू 3 ट्रीटमेंट देंगे। ये सब आपके लैब टेस्ट में पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। फिर पैर के ब्लड सप्लाई के लिए पी हेपरिन और बॉटम ऑफ फीट, तो ये सब देने से क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन, क्रैम्प्स रिड्यूस हो जाते हैं, लिम्स में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये दो हो गया आज। अभी एक 3 नंबर, हाँ 3 भी ठीक है, चलो 3 में थोड़ा ज़्यादा है, उसमें वो भी कर लेते हैं 3। प्लीज़ करेक्ट 125 DCC फार्मूला। निखिल जी ने कहा, 1 मिनट, 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। हाँ, यस, थैंक यू निखिल। अरे ये कैसे गलती हो गया, हाँ सॉरी, ये गलती है, ये अभी ठीक कर दिया। 7 लीवर 4 पैरा, 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो फॉर विटामिन डी एक्टिवेशन। थैंक यू। ओके, इसमें भी गुरुजी की एक बात याद आ जाती। हाँ, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो भी 3-4 साल थोड़े सीनियर हो जाते हैं, 5 साल सीनियर हो जाते हैं, गुरुजी बोलते थे हमेशा अपने साथ एक व्यक्ति को रखो, क्योंकि आपके लिखते समय कभी गलती हो सकती है तो वो व्यक्ति आपको बता देगा। तो एग्जैक्टली निखिल जी ने ऐसा ही किया। इनफैक्ट गुरुजी के सामने हमेशा एक थेरेपिस्ट बैठा रहता था, और मैंने कभी कभी जूनियर्स को भी रखते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जूनियर्स को भी ट्रेनिंग हो जाए। और सीनियर्स या जूनियर हो, अगर किसी ने बाई चांस, गुरुजी ने कभी गलती हो सकता है, अगर ऐसा हो और थेरेपिस्ट ने पकड़ लिया तो उसको तुरंत ही इनाम दिया जाता था। तो निखिल जी, आपको मैं मेरी तरफ से मैं आपको इनाम दूंगा, ठीक है, थैंक यू। तो ये गुरुजी की आदत थी। तो बिकॉज वो, और ये किस लिए देते थे, वो पैसे की बात नहीं, उसमें वो 10 रुपये के नोट में वो साइन करके देते थे। उसका वो एक 10 का नोट वो जो है वो बहुत कीमती है एक्चुअली, मैंने वो 10 नहीं है, 10,000 करोड़ है, क्योंकि गुरुजी के हाथ से लिखा हुआ, और वो ब्लेसिंग्स के साथ देते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप लोग भी ऐसे करना चाहिए। आप हमेशा अपने साथ आपसे ट्रेनिंग लिया हुआ या कोई भी हो, थोड़ा जूनियर या आपके बराबर भी हो,
उसको सामने बैठाओ, कोई हर्जा नहीं। और आप जब लिखोगे उसको कार्ड दिखा दो। गुरुजी हमेशा कार्ड लिख के उस सामने वाले थेरेपिस्ट को दिखाते थे, चेक करो। चेक करो तो नॉर्मली तो करेक्ट ही होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो ऊपर वाले ने ये गलती करवाई मेरे से नहीं तो मैं ऐसे इतना मैंने तो गलती देखा ही नहीं मैंने। तो कहने का मतलब है ये कहानी आने के लिए, तो ये कहानी निकली, गुरुजी की बात ही तो हो रही है ना सब जगह, तो ये ठीक है। तो थैंक यू निखिल जी वंस अगेन। ओके ठीक है, अभी हम डिप्रेशन के साथ टाइम क्या हो गया, नहीं अभी है टाइम है, थोड़ा सा टाइम और ले लूँगा मैं, उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम वो लोग संभालेंगे। फिर डिप्रेशन, लो मूड, इसमें ब्रेन, डिप्रेशन का मतलब ही ब्रेन से संबंधित है और न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस। और इसमें फिजियोलॉजी क्या कहती है कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन एंड सेरोटोनिन दे डिपेंड ऑन मेडुला। वो मेडुला माने हमारे मेडुला ट्रीटमेंट नहीं, जो मेडुला जो हमारे ब्रेन के अंदर है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसका नाम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो वो एड्रिनल, थायराइड एंड गट फंक्शन इन सब पे डिपेंड करते हैं ये। तो लो सेरोटोनिन और लो डोपामिन होने से मूड लो हो जाएगा, फैटीग हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। यानी ये देखो, ये तीन चीज़ जब मैं लिखा हूँ तो ये तीन चीज़ अगर किसी पेशेंट के पास है तो आप समझ लेना उसका सेरोटोनिन या डोपामाइन लो है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आपको पता है, सेरोटोनिन के लिए 8 मेडुला, डोपामाइन के लिए 20 मेडुला, और उसके साथ पेट वगैरह ठीक करना है। तो केवल ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। ओके अभी देखो इसका की ट्रीटमेंट जोन, क्योंकि हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें ये 8 मेडुला सेरोटोनिन के लिए, 20 मेडुला और 12 गैसे डोपामाइन के लिए, 6 एडीआर जो है ये स्ट्रेस अडेप्टेशन। कॉर्टिसोल को क्या कहते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब क्या, वो स्ट्रेस के टाइम वो निकल के वो स्ट्रेस को मैंने कम कर देगा। उसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, उसमें यूज़ होता है ये, भिड़ना या भागना, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फिर 2 थायराइड जो है, वो थायराइड वो भी मूड और मेटाबॉलिज्म के साथ संबंधित है। फिर लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बदलना। ओके, तो ये सब लिवर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इससे एलिमेंट्री फार्मूला क्या बना, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। 1 लिवर 3 पॉइंट, फिर 8 मेडुला, फिर 1 लिवर 3 पॉइंट, फिर 20 मेडुला और 12 गैस आई, फिर 8 मेडुला, 6 एडीआर, 2 थायराइड। इधर भी आप एक और 1 लिवर 3 पॉइंट, नहीं 1 लिवर 3 पॉइंट ही है बस, ये सब रॉ मटेरियल के लिए। फिर 20 मेडुला 12 गैस है, ये डोपामाइन के लिए, फिर ये सेरोटोनिन के लिए, फिर 6 एडीआर एंड देन ये स्ट्रेस के लिए, फिर 2 थायराइड या 4 थायराइड। सो ये एक सिंपल ट्रीटमेंट है। ये सेरोटोनिन फार्मूला का एक और फॉर्म है, और भी देखेंगे आगे जा। फिर सपोर्ट के लिए क्या, फास्टेज है नॉर्मल, 8 मेडुला और 6 गैस आई, ये ब्रेन, गट ब्रेन और सेरोटोनिन सिंथेसिस के लिए। फिर पी हेपरिन 6 एडीआर, ये तो बहुत अच्छा है सर्कुलेशन के लिए, ब्रेन को ऑक्सीजनेशन के लिए, और इससे इम्प्रूव्ड मूड, स्लीप, मोटिवेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब इम्प्रूव होता है। ओके, तो अभी सेरोटोनिन के रेगुलेशन में लिवर का रोल क्या है, ये एक्चुअली नेट से ही निकाला है, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, सिर्फ उतना मैंने लिया है। तो लिवर जो है उसका इन्फ्लुएंस कहाँ है, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है। ठीक है, वो, और इससे वो सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा भी सर्कुलेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा बिल्डअप होगा तो भी वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो लिवर में एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, और एक एंजाइम है, ये नाम आपको इमीडिएट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है ये नाम तो मैंने लिखा है। तो ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, लिवर के एंजाइम, हम नॉर्मली लिवर के एंजाइम का मतलब ALT, AST, ये दोनों ही जानते हैं। ठीक है,
तो अभी या SGPT SGOT दोनों लीवर एंजाइम हैं। तो ऐसे ये एंजाइम्स जो है ये आजकल के रिसर्च के अनुसार पाया गया है। तो ये जो है वो एक्सेस सेरोटोनिन अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये एंजाइम्स निकलते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं? लीवर में। तो हमको सिर्फ वही 1 पॉइंट लीवर क्यों दिया जाया, क्यों 1 लीवर 3 पॉइंट्स मैंने दिया, 2 बार क्यों दिया, इसके लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन ढूंढ के निकाला और उसी से ये फार्मूला भी बना था ये एक्सप्लेनेशन के कारण। तो फिर ये जो है ये इसको ब्रेक डाउन करने के बाद किडनीज द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। फिर और एक कहता है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है, मैं इसको सब कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ। डाइटरी ट्रिप्टोफैन जो है खाने में मिलता है, ठीक है, लेकिन सब कुछ सेरोटोनिन नहीं बनता, लेकिन वो लीवर उसमें से ज़्यादा को कुछ और इसमें ट्रिप्टोफैन डाईऑक्सीजनेस नामक प्रोसेस में बन जाता है। तो इससे क्या होगा, ये सेरोटोनिन ज़्यादा होने को रोकता है, यानी दोनों ही लीवर ही करता है। इसलिए ही ये लीवर को 2 बार दिया गया इस फार्मूला में। आपने देखा, ये देखो 1 लीवर 3 पॉइंट, फिर 8 मेडुला, फिर 1 लीवर 3 पॉइंट। ठीक, सेरोटोनिन के आगे पीछे मैंने रखा है इसको। ओके, ठीक है। बस ये और 3 हैं, वो हम हो सके तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे या कभी और लेंगे। बस आपको एक आइडिया दिया है मैंने कि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे हैं मेमोरी लॉस वगैरह में। ओके, इसको अभी किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अपने पेशेंट के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन अभी मत पूछना, उसके लिए वो बाद में देखेंगे, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हुआ है, सब लोगों को अभी अपने उसमें भी जाना है, बाकी कार्य पे करना है। तो इस टॉपिक में अगर किसी को क्वेश्चन है तो रंजना मलिक जी ने हाथ रेज किया है, बोलिए। रंजना मलिक जी को अनम्यूट कर दो, बाकी सब लोग प्लीज़ म्यूटेड रहिएगा। अभी अनम्यूट करते तो सभी अनम्यूट हो जाते हैं, तो सभी लोग जरा सतर्क रहिएगा, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, गलती से हो गया सर मेरे से अनम्यूट ना, सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं आपने, अच्छा फिर ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं तो हम इधर गुरुजी को नमन करते हुए मैं इसको यहाँ, आशुतोष शर्मा जी, हाँ जी आइए जी। अच्छा, आशुतोष शर्मा जी आप ये कर लीजिए। अच्छा जी, प्रणाम। आशीर्वाद जी, कैसे हैं? अच्छा जी, ये पूछना था कि जब डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो क्या वो सेरोटोनिन का ही प्रॉब्लम है या और भी कुछ हो सकता है उसमें? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो ये गुरुजी, थैंक यू फॉर, गुरुजी को याद दिला दिया आपने। उन्होंने ये कहा था कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन तो एक मुख्य भूमिका निभाता है, बट उसमें कोलेस्टेरॉल का भी फंक्शन है। अगर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम है, अनेक लोग क्या करते हैं, वो या तो खाना ठीक से नहीं खाते या उनका कोलेस्ट्रॉल पचन लीवर के कारण फाइनली वो फिर लीवर में ही आ जाता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में लीवर। तो कोलेस्ट्रॉल अगर कम है किसी के शरीर में तो भी वो डिप्रेशन का कारण बनेगा, क्योंकि ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है, कोर्टिसोल जो है स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन किससे बनता है? कोलेस्टेरॉल से बनता है। कोलेस्टेरॉल, स्टीरॉयड, तो वो उसी से बनता है। तो इसीलिए जिनको अगर कोलेस्ट्रॉल बनने में या पचने में या अदल बदल होने में अगर गड़बड़ी है तो उनको डेफिनेटली डिप्रेशन होगा। तो इसीलिए उनको हम ज़्यादातर 1 पॉइंट कॉल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ज़्यादा देंगे, फिर देखेंगे सेरोटोनिन की ज़रूरत है तो देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। नेक्स्ट, हाँ पुनीत देसाई जी, बोलिए जी। हाँ सर, ये आज फर्स्ट क्लास था या और भी क्लास गए? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ये आज सेकंड क्लास था। पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग आपको, आप किस ग्रुप में शामिल हैं?
एक्चुअली वो ग्रुप तो कोई है नहीं, वो मुकेश बंजारा जी के सर के ग्रुप में हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, तो मैं उसमें उनके न्यूरोथेरेपी जो न्यूरोथेरेपी गुजरात है ग्रुप, तो उसमें हाँ मैं उसमें ये डाल देता हूँ। एक मिनट, मैं लास्ट वीक का रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। ठीक है, मैं उसको लिख के रखता हूँ, जरा एक बार होल्ड कीजिए, मैं लिख के रखता हूँ और फिर उसमें डाल दूंगा न्यूरोथेरेपी गुजरात ग्रुप। अच्छा है, ओके। बहुत बढ़िया। वो आपका इसका पहला भाग सुनिएगा तो फिर अच्छा हाँ लगेगा। हाँ डेफिनेटली। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है क्या सर? हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरा, मैं उसका यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा आपको। या हाँ तो वो लिंक भेज दीजिए। एक मिनट, अगर मैं वो लिंक को अभी खोल सकता हूँ तो मैं देखता हूँ ये हाँ यूट्यूब। हाँ ठीक है, ये मैं आप वैसे आश्रम ग्रुप में भी आ जाइएगा जरा। मैं मुकेश जी ने अभी कल परसों दिन ही मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो उसमें आप देखेंगे उस ग्रुप में। आप रिसेंटली ज्वाइन किए हैं क्या मुकेश जी को? हाँ अभी नहीं, मुकेश जी को तो मेरे को 6 महीना हो गया ज्वाइन किए। तो अभी कल परसों दिन उन्होंने ग्रुप में डाला है मैसेज, मैंने देखा है, तो उसमें ठीक है। आप उसमें उन्होंने इस सत्र के बारे में ही लिखा है, तो मैं ठीक है, मैं वहाँ डाल देता हूँ बेटा। ओके ओके सर। एक मिनट, ओके वो यूट्यूब लिंक देना, लास्ट वीक लास्ट क्लास है यूट्यूब लिंक। मैं यहाँ चैट में भी डाल देता हूँ, सभी के लिए फ़ायदा होगा। ओके खुलता नहीं है क्या? खुलছে ना, एक मिनट, खुलছে না কেন? তোমার এটাতে খোলা যাবে, আমারটাতে খুলো। ठीक है, ठीक है पुनीत देसाई जी, में अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसकी। हाँ ओके, नो नो प्रॉब्लम सर। हाँ हाँ, वही रिकॉर्डिंग का गुजरात न्यूरोथेरेपी गुजरात ग्रुप में हमारे एटाते मैंने अभी न्यूरोथेरेपी गुजरात ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अभी कौन है? महेश चौहान जी। हाँ महेश चौहान, बोलिए बेटा। और किसने? महेश चौहान, हाँ उषा सिंह जी, आप बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद। आचार्य जी, आपने जैसे कहा कि सेरोटोनिन बढ़ जाता है अगर कई बार, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? नहीं, कैसे पता चलेगा कि उसमें सेरोटोनिन बढ़ा हुआ है? इसका आंसर मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे मन में भी ये आया था। अच्छा क्वेश्चन किया। देखो इसमें हाउ डज सेरोटोनिन इंक्रीज के लक्षण क्या है? सेरोटोनिन इंक्रीज के लक्षण क्या है? ठीक है, मैं इसको डालता हूँ ग्रुप में। जी ठीक है। देखो मेरा क्या है कि आपको पता है उषा जी, आपको तो, कि अगर मैं एग्जैक्टली हाँ सेरोटोनिन SCR, तो आपको पता है कि अगर मैं आंसर विस्तृत रूप से नहीं दे पाया तो मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से देना चाहिए। तो अगले क्लास में दूंगा या मैंने ग्रुप में डाल दूंगा। और कौन? जी ठीक। हाँ 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 हाँ, गुजरात न्यूरोथेरेपी। आचार्य जी आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर लेकर फिर आपको बुलाते हैं। नहीं, एक मिनट, मेरे को ये कर दो, मैं जरा सभी को एक बार आशीर्वाद देता हूँ, फिर आप हैंडल कर लेना, क्योंकि टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो रहा है। मैं अभी इसको बंद करना, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आप सबको मेरा सप्रेम आशीर्वाद। आप लोग खूब फूले फलें, आनंद से रहें, खूब लोगों की सेवा करते हुए न्यूरोथेरेपी का नाम और परम पूज्य गुरु जी का नाम रोशन किया करें। और हमेशा हर बार गुरु जी को याद करें तो गुरु जी आपके पीछे खड़ा है और गुरु जी के पीछे हरि खड़े हैं, तो हमें डायरेक्टली हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी, हर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, और मेरे जैसे अनेक लोग, ओंकार जी ने भी इसको अनुभव किया है, अनेक लोग ने ये इसको अनुभव किया है। तो आप सबसे मेरा यही सजेशन है, ठीक है? मैं बता लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है? थैंक यू तपस्वी जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
आज की क्लास बहुत ही बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। विशेष जिन लोगों ने अगर आवाज कम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, थैंक यू, नमस्ते। जिन लोगों ने वेद सत्र के लिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो विशेष सूचना है कि जल्दी से जल्दी वो करा ले, क्योंकि है ना अभी लिमिटेड सीट ही बची हुई है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। अभी ज्यादा सीट नहीं बचे हुए। आप जल्दी से जल्द जिन लोगों को कराना है या तो अपने दोस्त मित्र परिवार वाले जिनको भी ज्वाइन कराना है करा सकते हैं। और आचार्य जी की बात निकल रही थी तो मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा। आचार्य जी जितना अच्छा पढ़ाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा डायग्नोस करने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर है। जैसे कि आपको बता दें, हम कुछ समय पहले एक केस था जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था, उसका कोई भी डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। ठीक है, केस ऐसा था, ब्लड कैंसर का केस था और इसमें उनको इंटरनल ब्लीडिंग और साथ में और भी बहुत सारे ब्लीडिंग होने चालू हो गए थे। ऐसे केस में वो क्यों हुआ? क्योंकि उनको ब्लड चढ़ाया गया 750 ml 3 दिनों के अंदर ब्लड चढ़ाया गया और उनकी जितनी ब्लड वेसल ब्लड कैपेसिटी थी फटनी चालू हो गई, ब्लीडिंग चालू हो गया, आंखों से, मुंह से, जीभ से, यूरिन से, पोटी से, सब जगह से ब्लीडिंग चालू हो गई। ऐसा बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस था। अब ऐसे केस में डॉक्टर ने बोल दिया ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटा ही जी सकती, इससे ज्यादा नहीं जी सकती है। तभी आचार्य जी से सुझाव लिया गया। मैंने आचार्य जी को कॉल किया था और जो भी आचार्य जी की प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया को मैंने फॉलो किया और आचार्य जी से बात किया। आचार्य जी ने डायग्नोस करके दिया, कमाल का डायग्नोस करके दिए। ना कोई रिपोर्ट की मांग की, ना कुछ की। बोले कि अभी कभी पुत्र ये चीज कर दो, उसके बाद रिपोर्ट भेजो, सारी प्रक्रिया हम करते रहेंगे, लेकिन अभी कभी कर दो। उन्होंने एक ट्रीटमेंट बताया था, 22 फिंगर गोल लीवर, 1 पॉइंट गोल, 1 पॉइंट लीवर, 1 थायराइड नहीं, हाफ थायराइड, यानी कि हम 1 थायराइड में 2 बार स्ट्रोक देंगे तो हाफ थायराइड, और हाफ पैरा भी हाफ नहीं, 1 पॉइंट पैरा, यानी कि पहले राउंड में अप में जाएगा, सेकेंड राउंड में डाउन में जाएगा, फिर थर्ड राउंड में अप में। ऐसे करके हमने 6 राउंड ट्रीटमेंट उनको दिए। आधे घंटे के बाद ही उनकी पूरी ब्लीडिंग बंद हो गई। जो उसकी वीडियो, हैरानी की बात है, उसकी वीडियो भी है, मतलब आफ्टर बिफोर है ना, वीडियो भी है, मतलब पेशेंट का कंडीशन कैसा था और ट्रीटमेंट देने के बाद कैसा हुआ। सब जगह पपड़िया बन गई। जो कि ब्लड कैंसर का केस था, लास्ट स्टेज चल रहा था और ब्लड चढ़ाने के बाद ऐसा हुआ कि अभी उनको लोगों ने बोल दिया कि अब डॉक्टर ने खुद उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे डालने के बाद बोला था कि अभी ये ज्यादा नहीं जी सकती है। तो ये मेरा खुद का अनुभव है आचार्य जी की जो मतलब ज्ञान है उसके प्रति, कि केवल बिना रिपोर्ट, बिना सारी चीजों को कि इन्होंने इतना अच्छा डायग्नोस किया, सटीक ट्रीटमेंट दिया। जब हमने पूरे डिटेल भेजे 1-2 घंटे के बाद, तब तक मैंने सामने से बोल दिया आचार्य जी आपको डिटेल तो दे रहा हूँ, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं, ये ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू करूँ क्या? अभी इतने अच्छे तो रिजल्ट आ गए हैं। आचार्य जी ने बोला बरोबर। मुझे पहली बार पता चला कि पैरा से भी ब्लड क्लॉट किया जा सकता है। और किसके द्वारा पता चला? आचार्य जी के ही अनुभव से पता चला कि केवल पॉइंट पैरा देने से ही ब्लड क्लॉट हो सकता है। लेकिन जो हमने कॉम्बिनेशन दी, बाकी के आगे के ट्रीटमेंट चलते रहे। उसके बाद वो 2.5 महीने जी और 2.5 महीने के बाद इच्छा मृत्यु मरी, यानी कि अपना उन्होंने उपवास चालू कर दिया, धीरे धीरे भोजन को त्यागा, पानी को त्यागा। लास्ट ट्रीटमेंट जब गया था तो उन्होंने लास्ट ट्रीटमेंट ये मांगा कि मुझे अभी ना गहरी नींद में जाना है, मेरे दिमाग को शांत करो। तभी उन्होंने जबरदस्ती बोला था कि मतलब मुझे नींद का स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए, तो नींद का स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया गया। उस रात वो सोई, वापस से नहीं उठी, उनका लड़का गोद में लेकर के उनको सो गया। सुबह माता जी उठी, केवल 10-15 मिनट बातें की, उसके बाद उनका प्राण चला गया। जरा सा भी कहीं पे भी उनको कष्ट नहीं हुआ, उल्टा उनका परिवार इतना खुश हो गया कि अगर उस समय जो चीज मांग दिया जाता था उनका परिवार देने के लिए तैयार था। मतलब एक कंडीशन थी। तो इसमें कहीं ना कहीं आचार्य जी का डायग्नोस इतना पावरफुल है कि मतलब हैरानी होती है कि इतने डिस्टेंस पे होने के बाद आचार्य जी ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे करके दिखाया। ट्रीटमेंट भले ही हमारे यहाँ से दिया गया, लेकिन इतने डिस्टेंस पे कैसे चमत्कार हो सकते हैं इम्यूनोथेरेपी का, ये जानने जैसी बात रही। ठीक है, तो ये तो एक झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है।
वेद जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे आप कई सारे फॉर्मूले आप खुद ही बनाना सीख लेंगे। सबसे पहले जो सीनियर है उनके लिए वेद क्यों उपयुक्त है और वेद का सत्र जो है हमारा जो आचार्य जी का उसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके पीछे का एक रहस्य बता देते हैं। अगर आप वेद को सही में जो जैसा आचार्य जी पढ़ा पा रहे हो वैसा पढ़ा लेते हैं, अगर आप सीनियर हैं तो आप अपने स्टूडेंट को भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपको सारी रहस्य पता चल जाएंगे। वेद के पीछे का, पढ़ने के पीछे का कैसे क्यों किया जाता है, क्यों ये चीजें लिखी गई। तो जब आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे वेद को, तो कहीं ना कहीं आप वेद को कहीं ना कहीं आप वेद को कैसे पढ़ाएंगे, जब वेद को जैसा लिखा है वैसा अगर आप पढ़ाएंगे तो आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन जब आप है ना, जब आप वेद को जब भी आप वेद को समझ लेंगे और उसके हर एक पन्ने का रहस्य जानेंगे, आप आउट ऑफ बॉक्स जब आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, यानी कि वो पन्ना तो पढ़ा रहे हैं, जैसे 10 पन्ने का एक दिन का अगर लेक्चर आप ले रहे हैं तो उसके पीछे का रहस्य भी बता पाएंगे, और ये आप जीवन भर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आचार्य जी का जो अभी भी जो टारगेट है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, क्योंकि मेरा अभी जीवन में मैं एक ही बार जो देना चाहता हूँ, लेकिन इतना देना चाहता हूँ कि आने वाले 50 साल में भी कोई आचार्य जी जैसा वेद का सत्र वापस ना ले सके। ऐसा आचार्य जी का खुद का शब्द है कि मतलब ऐसा मैं लेक्चर लूंगा वेद का कि आने वाले 50 सालों में भी कोई ऐसा लेक्चर वापस से नहीं ले पाएगा। इतना बढ़िया, इतने विस्तृत रूप में लेने वाले हैं। और हो सकता है, इसके लिए सबसे क्षमा पहले से मांग ले रहा हूँ, अगर ये 1 साल में ये सत्र नहीं खत्म होता है, अगले साल भी कंटिन्यू किया जाएगा, सेम अमाउंट रहेगा। अगर तब देखा जाएगा कि कितना वेद को कितने हद तक पढ़ाया गया है, उसके बाद अगर आगे लगेगा तो आगे का वापस दिखा देंगे। तो अभी मैंने एक स्टोरी बताई, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप हर लेक्चर में जुड़े, मैं एक से एक आचार्य जी की अनोखी स्टोरियां बताने वाला हूं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप आइए।